Dear students, कृष्णा लॉ कॉलेज कमालपुर छुटमलपुर के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं BLLB पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंटल लॉ पेपर कोड BL 6001 पर NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 पर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं जो बताऊंगा कि NGT एक्ट क्या है, NGT क्या है, NGT का फुल फॉर्म क्या है, इसकी संरचना क्या है और NGT का जनादेश क्या है आदि और भी बहुत से पहलुओं पर चर्चा करूंगा। तो आइए ध्यान से सुनिए। NGT एक्ट क्या है? पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत और मुआवजा देने सहित पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के लिए यह अधिनियम है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामले हैं उनको शीघ्र निपटाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। फिर NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT की स्थापना 18/10/2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी। NGT अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए बनाने का निर्देश देता है और शक्तियां देता है। यह पर्यावरण संरक्षण और वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और समय पर समाधान के लिए स्थापित एक विशेष निकाय है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत में एक विशेष पर्यावरण ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया और NGT की स्थापना के साथ ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया। UPSC भारतीय राजनीति और शासन पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT शामिल है, जिसका वर्णन इस लेख में भी किया गया है और ये हमारे इन्वायरमेंटल लॉ के अंतर्गत अर्थात BLLB पाठ्यक्रम में भी लागू होता है। ऐतिहासिक मामलों में AP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना प्रोफेसर MV नायडू सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में उनकी टिप्पणियों का हवाला दिया। अदालत ने एक बार फिर न्यायाधीशों और तकनीकी विशेषज्ञों से बनी अदालत के महत्व पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऐसी अदालत की अपील पर सुनवाई कर सकता है। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। भारत ने 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट में वादा किया था कि प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय आपदाओं के शिकार लोगों को न्यायिक और प्रशासनिक उपचार प्राप्त होंगे। संसद ने भी नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल 1995 और एक नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट ट्रिब्यूनल 1997 की स्थापना के बारे में कानून पारित किए थे। इस अधिनियम में अपीलेट ट्रिब्यूनल को पर्यावरणीय क्षति के मामले में मुआवजा देने की परिकल्पना की गई थी। 2010 में संसद में NGT अधिनियम पारित किया गया और अक्टूबर 2010 में NGT की स्थापना की गई। NGT का गठन बिना किसी कठिनाई के नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन अंतिम संस्थागतकरण 2010 में किया गया और इसने 2011 की शुरुआत में काम करना शुरू कर दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की संरचना: अध्यक्ष,
न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य ट्रिब्यूनल में शामिल होते हैं। नंबर 1, इन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। नंबर 2, केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के सहयोग से अध्यक्ष अर्थात CJI की नियुक्ति करती है। नंबर 3, नेशनल सरकार न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति नियुक्त करेगी। नंबर 4, ट्रिब्यूनल में कम से कम 10 और 20 से अधिक पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। अब इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या जनादेश है, इसके बारे में जानिए। पर्यावरण से जुड़े मामलों को समय पर और प्रभावी तरीकों से हल करना NGT इसमें शामिल मामलों का प्रभारी है। अब पर्यावरण की सुरक्षा क्या कहा गया? परियोजनाओं के लिए सरकार की पर्यावरण मंजूरी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नियंत्रण है। वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, पर्यावरण से जुड़े किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने की जरूरत है। व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए राहत और मुआवजा उपलब्ध है। समय सीमा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को उनके प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर याचिकाओं या अपीलों पर अंतिम निर्णय जारी करना आवश्यक है। NGT का मुख्य कार्यालय, NGT के 5 मुख्यालय हैं। नई दिल्ली प्रमुख स्थान है, इसके बाद भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इसके बाद फिर आता है इसका क्षेत्राधिकार। NGT का क्षेत्राधिकार, NGT के पास पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित सभी दीवानी मामलों और NGT अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़े प्रश्नों को सुनने की शक्ति है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकार अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैविक विविधता अधिनियम 2021। ऐतिहासिक निर्णय क्या होते हैं? NGT के कुछ ऐतिहासिक फैसले। अलमित्र H पटेल बनाम भारत संघ मामले में इसने राज्यों को कठोर अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने और भूमि पर कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इसने दक्षिण कोरिया इस्पात निर्माता पोस्को को ओडिशा में 1.2 करोड़ टन का इस्पात संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी को निलंबित कर दिया। सेमोन फेडरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल NGT ने एक पक्षी के आवास को बचाने के लिए 6.4 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजना को निलंबित कर दिया। केरल में अरनमुला एयरपोर्ट लोअर डेल्वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अरुणाचल प्रदेश की न्यामुचुन, गोवा में खनन परियोजनाएं और छत्तीसगढ़ में कोयला खनन परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं को या तो छोड़ दिया गया या नई मूल्यांकन का आदेश दिया गया। अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को 2013 में उत्तराखंड बाढ़ मामले में याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए मजबूर किया गया। इस उदाहरण में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सीधे प्रतिशत भुगतान के सिद्धांत पर निर्भर था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में फैसला सुनाया कि 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली NCR में संचालन से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यमुना फूड प्लान पर आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल के बाद 2017 में 5 करोड़ पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया गया। NGT से संबंधित मुद्दे
एनजीटी का अधिकार प्रतिबंधित है। 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 2006 का वन अधिकार अधिनियम दो प्रमुख अधिनियम हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि एनजीटी में न्यूनतम स्वीकृत संख्या 10 सदस्य हैं, सरकार ने अभी तक स्लॉट नहीं भरे हैं। प्रत्येक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य के पास सिर्फ 3 वोट होते हैं। विशेषज्ञ सभी भारतीय वन सेवा में हैं। नतीजतन अधिकांश तकनीकी कार्य आउटसोर्स किए जाते हैं। इनसे कार्रवाई में विराम लग जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 136 के तहत एनजीटी के फैसलों की अपील पर सुनवाई की अनुमति दी है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा सिद्धांत के तहत व्यक्तिगत उच्च न्यायालयों द्वारा एनजीटी अपील मामलों की सुनवाई की जा सकती है। एनजीटी के पास कोई प्रवर्तन शक्ति नहीं। इस प्रकार एक बार निर्णय जारी होने के बाद यह सरकारों पर निर्भर करता है कि वे इसका पालन करें, जो वे आमतौर पर नहीं करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि एनजीटी की पहुंच का विस्तार हुआ है, सीधे अभी भी केवल प्रमुख शहरों में उपलब्ध है। नतीजतन विकेंद्रीकरण किसी जांच के लिए खड़ा नहीं होता। आगे बढ़ने का रास्ता पर्यावरण अधिनिर्णय प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वन्यजीव अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। न्यायाधीश और विशेषज्ञ पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए और विशेषज्ञों की निष्पक्ष होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन और कार्रवाई में अनुभव होना चाहिए। पूर्ण न्याय के लिए एनजीटी को फैसले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और अपने फैसलों को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल शक्तियां दी जानी चाहिए। एससी के जाने के बजाय एनजीटी को एक बड़ी बेंच को इंट्रा ट्रिब्यूनल अपील करने में सक्षम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 136 के तहत अपने विशेष अवकाश क्षेत्राधिकार का उपयोग बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अतीत में घोषित किया है कि पर्यावरण के मामलों में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरा टॉपिक इन्वायरमेंटल लॉ पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 इसके बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पर ये पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत